नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। चुनाव प्रचार और बड़े नेताओं की, स्टार प्रचारकों की अब वहां एंट्री हो रही है। छठ और दीपावली का त्योहार बीत चुका है। आज राहुल गांधी भी बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम दूसरे नेताओं के भी, एनडीए गठबंधन में भी कई नेताओं के दौरे हैं और इस बीच में यहां एसआईआर को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। किस तरीके से तमाम राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर रखी है चुनाव आयोग ने, जबकि बिहार में एसआईआर का मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन, उसका घोषणा पत्र जारी हुआ, संयुक्त घोषणा पत्र में जो बातें कही गई है, संयुक्त घोषणा पत्र के जरिए जो संदेश देने की कोशिश की गई है, ये सारी चीजें एक मास्टर स्ट्रोक ही नहीं बल्कि इस चुनाव में बड़े टर्निंग पॉइंट का काम कर रही हैं और इस चुनाव की दशा और दिशा तय करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। खास तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम हो या बेरोजगारों के लिए हर सरकारी नौकरी, हर घर से सरकारी नौकरी का मामला हो और उसको कानून बनाकर लागू करने की बात हो, उसकी गारंटी देना हो, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह के वादों का पूरी तरह से अभाव है और 20 साल के शासनकाल में ये चीजें दिखी भी नहीं है और ना ही एनडीए के शासनकाल में। हां, ये जरूर है कि चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले ही सरकारी खजाने से हजारों रुपए लोगों को बांटे गए हैं, उनके अकाउंट में डाले गए हैं। अब देखना यह है कि इन घोषणाओं पर लोगों का, जो युवाओं का भविष्य है, उस तरह उनकी भविष्य को बनाने वाली घोषणाओं पर ये घोषणाएं, ये जो कैश पेमेंट हुआ है, ये हावी दिखाई पड़ती हैं या फिर बिहार के लोगों को अपना भविष्य दिखाई पड़ता है उसमें जो घोषणाएं इंडिया गठबंधन की तरफ से की गई हैं। लेकिन अमलेंदु जी, अगर देखा जाए तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसकी कोई चर्चा अभी तक नहीं हो रही थी। लेकिन विपक्षी जो गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, विपक्षी गठबंधन ने कई दूसरे राज्यों के चुनाव में इसको मुख्य मुद्दा बनाया। लोकसभा चुनाव में भी यह बड़ा मुद्दा था और अचानक इसको संयुक्त घोषणा पत्र में जब शामिल किया गया तो यह एक बहुत, इसको कह सकते हैं कि एक मास्टर स्ट्रोक है इंडिया गठबंधन के लिए। बिल्कुल समझिए, इंडिया गठबंधन के लिए मास्टर स्ट्रोक समझा जाता है। और कल जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से बीजेपी और एनडीए की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और उस पर उनका कोई जवाब नहीं है। अब जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम की ही आपने बात की, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे जी? और ये एक बड़ा मसला है समझिए, चूंकि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो तो एकदम शेयर मार्केट से जुड़ी हुई है और रिस्क है उस पर बहुत ज्यादा, और आपको मिलती भी नहीं, आपको अपने हिस्से में से काटना पड़ता है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सरकार की एक जिम्मेदारी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव से इसकी शुरुआत हुई, वहां कांग्रेस ने वायदा किया था, उसका जबरदस्त असर देखने को मिला। और इधर समझिए जिस तरीके से हर परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई है और उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात की गई है, तो ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा असर करेगी। और इसका एक प्रभाव ये होगा कि जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग के जरिए भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ियां कराना चाहती है, उस पर एक लगाम लगेगी। चूंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो उनके हित जो हैं वो सधेंगे, उनके बच्चों को भी नौकरियां मिलेंगी, आगे चल के ठीक होगा, बुढ़ापा ठीक से कटेगा ओल्ड पेंशन स्कीम आने से। और अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो नौकरियां भी छीनेगी और पेंशन भी छीन लेगी, तो ये बड़ा असर इसका होता हुआ दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग के जरिए गड़बड़ियां कराने की सोच रही है उस पर थोड़ी सी लगाम भी लगेगी समझिए। ये बिल्कुल, इसको लेकर अब जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं और उन वादों को गारंटी बता रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, उस जो भी जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल हैं। तो अब ये एनडीए गठबंधन के लिए ये घोषणा पत्र भारी पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो संयुक्त घोषणा पत्र जारी हुआ है इसके लिए ये पूरे इंडिया गठबंधन का ये घोषणा पत्र है। और कई वादों की घोषणा तो पहले ही तेजस्वी यादव कर चुके थे, लेकिन इन सब के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करना ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन के लिए। अब इसको लेकर भी चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारे वादों की, इन सारी घोषणाओं की काट के रूप में भारतीय जनता पार्टी कोई घोषणा, कोई स्कीम की, किसी योजना की माफ कीजिएगा,
घोषणा नहीं कर पा रही है, और उसके एजेंडे में है भी नहीं, लेकिन उसके एजेंडे में जो चीजें हैं उनको वहां पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तमाम अन्य मसले हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये भी समीर जी देखने को मिल रहा है साफ तौर पर। और जो मुद्दे हैं, मुद्दे अब इंडिया गठबंधन ही जो है ये इसको सीधे सीधे एक तरह से कहा जाए कि वो तय कर रहा है कि मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के मुद्दे तय करने की स्थिति में दिखाई नहीं पड़ रही है। बिल्कुल, और एक महत्वपूर्ण बात यह है अमलेंदु जी, जब से तेजस्वी यादव ने हर परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, उसके बाद से ही बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह सवाल पूछे जा रहे थे कि इसको कैसे किया जाएगा। और तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इन सब चीजों के लिए पहले से ही प्लानिंग की जा चुकी है और अगर हमने घोषणा की है तो हम उसको लागू करेंगे। सुनते हैं तेजस्वी यादव ने कहा क्या है, जो घोषणा पत्र में जिन घोषणाओं का जिक्र किया गया है कैसे उनको लागू किया जाएगा, और उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब दिया है। सुनते हैं तेजस्वी यादव को। हम लोगों ने जो घोषणा की है ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है। अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे। साथ ही साथ ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और खास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा हर एक चीज सब लोगों के लिए है। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती है वो हो, या टीचर्स होती है, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। गिरिराज जी ने कहा कि 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिया, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय किया? गिरिराज जी ने कहा कि 3 साल मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर दिया? 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ वो गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किया है। नीतीश कुमार जी समझे? आपके में सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है। लेकिन विपक्ष यानी कि एनडीए ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा प्रिंट नहीं बता। वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा। कुमार जी ने सर एक बड़ा तो इसका ये जो जवाब है, सवाल है, उसके लिए बहुत स्पष्ट तरीके से कि क्या कुछ किया गया है। लेकिन यहाँ अमलेंदु जी बड़ी एक दिलचस्प बात है कि संयुक्त कोई भी अभी तक प्रेस वार्ता एनडीए गठबंधन की नहीं हुई है, मुख्यमंत्री के चेहरे की कोई घोषणा नहीं हुई है और न ही कोई घोषणा पत्र जारी किया गया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अगले 5 साल के लिए क्या वादे हैं। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन पूछ रहे हैं कि 20 साल में कितने करोड़ लोगों को मिला है। तो ये एक जो लड़ाई है बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन इन सारी चीजों में वो एक एज लिए हुए है, ऊपर दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इंडिया गठबंधन इसमें काफी आगे है। उस जैसा कि तेजस्वी ने कहा भी कि भाई हमसे पूछ रहे हो कि हमने जो वादे किए उसके लिए पैसा कहां से आएगा, पहले उनसे तो पूछ लो उनका घोषणा पत्र कहां है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प जवाब था गिरिराज सिंह के सवाल पर जब पत्रकार ने पूछा, रिपोर्टर ने पूछा। हाँ, चिराग पासवान के जी अच्छा माफ कीजिएगा, चिराग पासवान के कि 17 महीने में क्यों नहीं दे दिया। तो कहा कि 17 महीने में जितना काम हुआ वो 20 साल में इनकी शुरुआत नहीं कर पाए। तो ये जवाब था। और फिर चिराग पासवान क्या पूछ रहे हैं, चिराग पासवान ने क्या कर लिया। सवाल ये कि आप केंद्र में मंत्री हैं, आप पहले भी सरकार में शामिल थे, आपके पिताजी शामिल थे, आपने बिहार के लिए अब तक क्या किया। भाई 2014 से ही आप मोदी जी के साथ हैं ना, आपके पिताजी थे, फिर आप हैं, साथ ही में थे। तो आपने बिहार के लिए क्या किया ये बताइए। अब आपके पिताजी ने बिहार के लिए क्या किया ये बताइए। तो ये जवाब नहीं लेकर जिसने किया और जो करने की बात कर रहा है उससे आप सवाल पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बताइए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। आप अभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं है। यहां तो तय है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे।
तो चिराग पासवान किस हैसियत से बोल रहे हैं ये भी तो बताया जाए। बिल्कुल, ये सारे सवाल अब सवाल जो पूछे जाने हैं, अब चिराग पासवान ही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों को डिप्टी सीएम नहीं बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि भाई आप क्या कर रहे हैं और आपका अपना गठबंधन क्या कर रहा है। खैर, ये अपनी जगह है, लेकिन जो घोषणा पत्र के जरिए एक बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की है इंडिया गठबंधन ने, उसमें वो कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। और एक तरीके से देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के दौरान युवाओं से जुड़े हुए जो इस तरह के तमाम मुद्दे थे, सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे थे, अग्निवीर का मुद्दा था, इन सारे मुद्दों को जनता से जुड़े हुए, आम लोगों से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया था इंडिया गठबंधन ने, और उस पर एनडीए गठबंधन बहुत कमजोर दिखाई पड़ा था, जिसका असर भी चुनाव में दिखाई पड़ा था। वो असर अब बिहार चुनाव में भी दिखाई पड़ता दिख रहा है कि उसका असर दिखेगा कहीं ना कहीं। आज से इस चुनाव में यहां प्रचार के लिए राहुल गांधी की भी एंट्री हो रही है। राहुल गांधी की आज कई सभाएं हैं, बिहार में पहुंच रहे हैं। और उसके पहले ही जो ये घोषणा पत्र जारी हुआ है, ओल्ड पेंशन स्कीम, युवाओं के लिए जो योजनाएं, निश्चित तौर पर इन सब के पीछे माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भी का भी एक दबाव रहा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा इन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी मुखर थे। अब चाहे अग्निवीर हो, चाहे युवाओं के लिए तमाम योजनाएं हो। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, काफी ज्यादा मुखर जो थे वो थे राहुल गांधी इन तमाम मुद्दों के लिए, अग्निवीर के लिए, ओपीएस के लिए भी, ओपीएस के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा मुखर थे। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से एक तरह से कहा जाए कि इन मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। अभी भी उन्होंने बिहार के कुछ युवाओं से बातचीत की, उसका वीडियो राहुल गांधी ने जारी किया है। हम लोग के चैनल पर भी उसको लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी बिहार के युवाओं से क्या बात कर रहे हैं। तो ये देखा जा सकता है। तो ये समझ लीजिए एक तरह से कहा जाए कि नया मोड़ यही है बिहार के चुनाव में कि अब मुद्दे जो हैं वो जनता के मुद्दों पे बातचीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो फर्जी मुद्दे बनाना चाहती थी, वो मुद्दे फर्जी अब नहीं बन पा रहे हैं और उस पे वो पिछड़ती दिख रही है। जो इंडिया गठबंधन के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर उसके पास कोई जवाब नहीं है, और वो वास्तविक मुद्दे हैं जो लोगों की जरूरत है उनको उठा रहे हैं, और उनका अपने घोषणा पत्र में उनका आश्वासन दिया है, वादा किया है। लेकिन इस मामले में पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है एनडीए गठबंधन। एक बार सुनते हैं क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कि जो वादे किए गए हैं, घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं, उनको कैसे लागू किया जाएगा। लोगों ने कल घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन उसमें बीजेपी कह रही है कि देखिए घोषणा पत्र महागठबंधन का नहीं है, वो तेजस्वी प्रण के नाम से आया है, तो फिर महागठबंधन का कैसे हुआ। और उसमें जिस तरह के आप लोगों ने वादे किए हैं, उसके लिए बिहार के पास बजट नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये महागठबंधन का जो महाप्रण आया है, तेजस्वी प्रण आया है, आप डायस में आप देख लें सारे पार्टी के नेता थे, तो ये कोई आरजेडी का अकेले का नहीं, बल्कि पूरे महागठबंधन का ये घोषणा पत्र है। नंबर 2, जितने भी हम लोगों ने घोषणाएं की वो सबको हम लोगों ने पूरा किया है। जहाँ जहाँ जिन राज्यों में हमारी सरकारें है या पहले भी थी, वहाँ हम लोगों ने पूरा किया है। तो अविश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोल के भी पूरा नहीं करती। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी क्या थी? विदेश से काला धन लाएंगे, 15-15 लाख बांटेंगे, 11 साल बीत गया। 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वो कहाँ है? अच्छे दिन कहाँ हैं? इसी बिहार में मोदी जी ने क्या कहा था? 50 लाख करोड़ दूं कि 60 लाख करोड़ दूं, और बढ़ते बढ़ते 125 लाख करोड़ की बात बोले थे। अब कहाँ है? तो आप अपने जैसे दूसरों को मत समझिए। तो यहां पूरे इंडिया गठबंधन का वो घोषणा पत्र है। हालांकि पूरा जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें गठबंधन के सभी दलों के नेता वहां पर मौजूद रहे, लेकिन फिर भी ये सवाल अगर पूछा गया तो उसका जवाब दिया भूपेश बघेल ने कि वो किसी एक पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, वो पूरे इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है। खैर, अब इसको लेकर जिस तरीके की अब राजनीति हो रही है, राजनीतिक जो एक उसकी दिशा बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, उस दिशा में, उस राजनीति में कहीं ना कहीं
बीजेपी खास तौर पर और पूरा का पूरा एनडीए अपने को घिरा हुआ पा रहा है, क्योंकि इन मुद्दों को लेकर इनमें तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जहां पर विपक्ष की सरकारें बनी है या कांग्रेस की सरकारें बनी है उनको लागू किया गया, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लोकसभा चुनाव में उठाया गया था, सरकार तो नहीं बनी लेकिन कहा गया था और उसका पूरा एक मास्टर प्लान तैयार था जिसका जिक्र भी चुनाव के दौरान किया जा रहा था कि आते ही उसको लागू किया जाएगा। कुछ मुद्दे ऐसे रहे, चाहे वो इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप के लिए पेड इंटर्नशिप का मामला हो, उसको उन मुद्दों को सरकार ने भी अडॉप्ट किया, हालांकि वो अडॉप्ट करने के बाद सफल नहीं हुआ क्योंकि उनके पास कोई मास्टर प्लान उसके लिए नहीं था। लेकिन ये सारे मुद्दे जो हैं युवाओं से जुड़े हुए, आम लोगों से जुड़े हुए, गरीबों से जुड़े हुए, इन पर जो इस घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर परेशान किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को ये परेशान किए हुए हैं। और आप देखिए जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं एनडीए की इस महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर, वो कितनी घबराई हुई प्रतिक्रियाएं समीर जी देखने को सुनने को मिल रही हैं। चाहे राजीव प्रताप रूड़ी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे चिराग पासवान हो, सबकी प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं बहुत ही बदहवास सी प्रतिक्रियाएं मालूम पड़ रही हैं। उनको लग रहा है कि ये महागठबंधन का जो घोषणा पत्र आ गया इसने अपना काम कर दिया है और अब मोदी जी का मंगलसूत्र भैंस चोरी वाला मामला नहीं चल पाएगा। ये समझ में आ रहा है, चूंकि लोगों को समझ में आ चुका है कि असली मुद्दे क्या हैं और असली मुद्दों को संबोधित कौन कर रहा है, वो महागठबंधन असली मुद्दों को संबोधित कर रहा है। तो ये घबराए हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इधर समीर जी बीच में एक खबर और है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लिया है आधा मिनट की सिर्फ। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जाति के नाम पे सम्मेलन नहीं होंगे, रैलियां नहीं होंगी। बहुजन समाज पार्टी का मुस्लिम समाज भाईचारा सम्मेलन जो है, संगठन मीटिंग जो है, वो चल रही है इस समय लखनऊ में। अब हाई कोर्ट साहब क्या करेंगे और जो यूपी सरकार ने जो आदेश जारी किया था वो साहब क्या करेंगे, जाए अभी बताया जाए। हाई कोर्ट साहब जो बताएं कि अभी क्या करेंगे इसको लेकर, क्या इस पर किया जाएगी कार्रवाई। ये है बिल्कुल, ये खबर है हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद वहां पर सम्मेलन हो रहा है। खैर, बात अगर बिहार की करें और बिहार में जिस तरीके से चुनावी राजनीति दिखाई पड़ रही है, एक तरफ मुद्दों का अभाव एनडीए में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि अभी इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं बिहार में कई जगह पर, उनकी भी आज सभाएं होनी है और ये सभाएं अमलेंदु जी उन्होंने शुरुआत तो 2 हफ्ते पहले कर दी थी, लेकिन इन 2 हफ्तों के दौरान उनका एक भी कार्यक्रम नहीं लगा। और ये कहा भी जा रहा है, अगर उसकी बात देखें तो ये कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि नीतीश कुमार का जबरदस्त दबाव था भारतीय जनता पार्टी पर कि उनके कार्यक्रम नहीं होंगे और कम से कम होंगे। ये शायद वहां पर कहा गया। अब इसके पीछे जो भी कारण हो, चाहे नीतीश कुमार अपनी जो सेक्युलर छवि है और भले ही काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, पूरी तरीके से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपनी सेक्युलर छवि को बीजेपी के हाथों गिरवी रख दिया है, ये आरोप वहां पर लग रहे हैं, विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने इन चीजों पर दबाव डाला है, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। इनके लिए ऐसा कहा जा रहा था, तमाम बीजेपी के सोर्सेस से भी ये खबरें आ रही थी और जेडीयू के सोर्सेस से भी, कि ये दबाव बनाया है कि इनकी कम से कम सभाएं होंगी। यही वजह है कि लगभग 2 हफ्ते तक एक भी कार्यक्रम नहीं हुए। हाँ, 2 हफ्ते तक कोई कार्यक्रम नहीं हुए और यही समझ में आ रहा था कि बहुत कम सभाएं होंगी। लेकिन आज एक सूचना और भी मिल रही है समीर जी, जो आपने चर्चा कर ही दी है कि 12:30 बजे राहुल गांधी आज मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं और 2:15 बजे दोपहर में उनकी दरभंगा में सभा है और ये दोनों सभाएं तेजस्वी यादव के साथ होंगी। और कल जो घोषणा पत्र जारी हुआ, पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ मंच पर मौजूद था और सबने संयुक्त रूप से वो घोषणा पत्र जारी किया और उसको तेजस्वी प्रण कहा गया है, लेकिन वो संकल्प पत्र इंडिया गठबंधन का कहा गया है। और इसको लेकर स्पष्ट किया भूपेश बघेल ने, जो कि वहां कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, चुनाव के इंचार्ज हैं बिहार के, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी घोषणा पत्र है ये पूरे इंडिया गठबंधन का है। तेजस्वी प्रण इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी रहे कि जो गठबंधन ने वायदा किया था उसको आपको पूरा भी करना है। इसलिए चूंकि चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री का फेस बनाया गया है, तो अब जो चीजें भी, जो घोषणाएं होंगी और जो इनको लागू किया जाएगा वो उनके नाम पर ही की जाएंगी, इसलिए उसको तेजस्वी प्रण नाम दिया गया है। लेकिन पूरा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता उस घोषणा पत्र को जारी करते समय मौजूद रहे और एक इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र उसको बताया गया है, संकल्प पत्र बताया गया है। मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम के फेस हैं, उन्होंने क्या कहा है घोषणा पत्र को लेकर, उनको भी सुन लेते हैं। जो संकल्प ले रहे थे तो क्यों आपने पूरा किया? हमने कहा था वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, 400 से 1500 करेंगे, आपने 1100 किया है।
हमने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपने सभासों का आपने कर दिया। हमने माय बहन को हमने मान योजना के तहत 2500 रुपया देने का निर्णय लिया, आपने 10,000 रुपया बांट दिया। तो आप कैसे हमारा फॉल्स होगा? आपके पास अपना खुद का विजन नहीं है, आप हमारे विजन को कॉपी आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं फॉल्स है। आप बोलिए कि आप नहीं कर सकते, इसलिए आप कुर्सी छोड़िए और निश्चित तौर पे जो हमने संकल्प लिया वो हम पूरा करेंगे। हम सरकार बना के। यादव ने कहा है तो ये बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ जो घोषणा, जो वादे, जो बातें चुनाव के दौरान वादे किए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, उन पर जो एनडीए की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनकी तरफ से घोषणा नहीं हो रही है, बल्कि सवाल ये उठ रहे हैं कि ये लागू कैसे करेंगे। इससे एक बात तो साफ है कि इस तरह के वादे, इस तरह की घोषणाएं, इस तरह की योजनाएं लागू करने का कोई प्लान एनडीए गठबंधन के पास नहीं है, क्योंकि वो जब दूसरे के लिए ये संदेह जता रहे हैं कि कैसे लागू होगा, इसका मतलब उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये सोचा भी नहीं होगा और किस तरीके से चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन समीर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया गठबंधन ने कल जो अपना जारी किया है घोषणा पत्र, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में खलबली बहुत ज़्यादा मची हुई है और इसका कोई काट लोगों की समझ में नहीं आ रहा। अब ओपीएस को लेकर क्या जवाब दिया जाएगा? हर परिवार में एक को नौकरी, बस यही कि सब पैसा कहाँ से आएगा? अरे अब एनडीए गठबंधन या बीजेपी कह भी नहीं सकती कि हम ओपीएस लाएंगे, आप ही ने खत्म किया था, आप ही ने खत्म किया था और ये बताया था कि ये तो जो है देश बेचने वाली बात कर रहे हैं। ये भी तो जो तर्क अभी दिया जा रहा है कि सब पैसा कहां से लाएंगे, यही तो कहा जा रहा था कि पैसा कहां से लाएंगे। हिमाचल प्रदेश में चल रही है ओपीएस, अब कहां से आ रहा है पैसा? पहले अगर चल रही थी तो कैसे चल रही थी? क्या तब पैसा कहां से आ रहा था? अग्निवीर आपने खत्म कर दिया कि बजट की कमी है, इसका मतलब पहले सेना में जो जवान थे उनको कहीं और से पैसा आ रहा था। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो बीजेपी को परेशान किए हुए हैं। जाहिर सी बात है उसकी वजह से एनडीए को भी परेशान किए हुए हैं। लेकिन बिहार में एक दिलचस्प राजनीति देखने को मिल रही है, जो नुकसान दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी को कहीं ज्यादा नुकसान दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए नीतीश बार बार दबाव बना रहे हैं कि जो कट्टरपंथी टाइप के नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, वो बिहार ना आने पाए। हाँ, और बीजेपी को नुकसान इसलिए भी ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है समीर जी। एक तो जनता की नाराजगी, ऊपर से नीतीश की नाराजगी। और नीतीश जो है वो समझ रहे हैं अच्छे तरीके से कि अगर सरकार बनने की नौबत आई भी और नीतीश का अगर एक विधायक भी कम हुआ बीजेपी से तो नहीं बनाएगी, या बीजेपी और चिराग पासवान को मिलाकर भी अगर नीतीश कुमार के मतलब कम हो गए तो नीतीश कुमार को नहीं बनाएगी। तो नीतीश कुमार भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, भले ही खुलकर ना कहें, लेकिन अंदर अंदर वो संदेश जा रहा है। ये बातें समझ में आ रही समीर जी। और जो अग्निवीर की जो घोषणा की गई है समीर जी, और आपको याद होगा कि अग्निवीर को लेकर सबसे ज्यादा जो उत्पात हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। बिहार पीटा गया था, जो आंदोलन कर रहे थे छात्र वो सब। तो ये अब अग्निवीर की बात करके ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से युवाओं से जुड़ने की भी कोशिश की गई। तो महागठबंधन के मुद्दे जो हैं वो सीधे सीधे रोजी रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, चिकित्सा, युवा, महिला, इनसे जुड़ने वाले मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास इस तरीके के कोई मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते हैं कि जिसके जरिए वो महागठबंधन की कोई काट कर सके। जी बिल्कुल, इसलिए इंडिया गठबंधन का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, संकल्प पत्र जारी हुआ है, परेशान किए हुए है एनडीए को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को। एक बार सुनते हैं जो बिहार में कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू क्या कह रहे हैं इस घोषणा पत्र को लेकर। मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि महागठबंधन ये चुनाव बिहार के लोगों के मुद्दों को केंद्र में रखते हुए करना चाहती है। मुद्दा के आसपास समाधान, और समाधान के लिए हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा एजेंडा है, लोगों के लिए विजन है। तेजस्वी जी भी ये बार बार बोलते हैं, हमारे पास प्लान भी है बिहार को बेहतर बनाने के लिए, हमारे पास टीम भी है। सवाल ये है कि सामने वालों के पास न चेहरा है न प्लान है, वो सिर्फ नकारात्मक बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। हम ये बता रहे हैं कि बिहार के महिलाओं को क्या मिलेगा, युवाओं को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, मजदूरों को क्या मिलेगा, नौजवान को क्या मिलेगा। सामने से सवाल हम ये करना चाहते हैं कि भाई आप लोग बिहार के लिए क्या किए हो ये पहले बताओ, आगे क्या करने वाले हो ये बताओ, ये बताओ कि आपके मुखिया कौन है, नीतीश जी हैं या नहीं है। ये सवाल का जवाब उनको बताना पड़ेगा। आपको खुद ही नहीं पता है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। आप हमारे एजेंडे पे
हम बढ़ रहे हैं आगे और ये बिहार का एजेंडा है, बिहार के लोगों का एजेंडा है। हमें पूरा विश्वास है कि बिहार को ये समझ में आएगा कि हम उनकी बात कर रहे हैं, उनके परिवारों की बात कर रहे हैं, उनके बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके भविष्य की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल पूछे जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से, बीजेपी से और एनडीए से कि आपके पास चेहरा कौन है, आपके पास क्या प्लानिंग है, आपके पास घोषणाएं क्या, आपके पास वादे क्या है, आपके पास रोड मैप क्या है अगले 5 साल के लिए, जो आप युवाओं को, बिहार के लोगों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को आप दे सकते हैं। इंडिया गठबंधन ने तो इन सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है, तो बुरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहा है। लेकिन एक बात और है अमलेंदु जी, अभी तक तमाम चुनाव में हम लोग देख रहे थे 10 साल से 11 साल से अभी तक हर जगह यह कहा जाता था कि हमारा चेहरा मोदी है, कई राज्यों में भी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तमाम राज्यों में उन्हीं के नाम पर विधानसभा के चुनाव लड़े जा रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद यह बात खत्म हो गई, अब कहीं भी मोदी को फेस नहीं बताया जाता है। यह एक बड़ा बदलाव आया है और जो कहा भी था राहुल गांधी ने कि सबसे बड़ा, भले ही इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ हो, लेकिन एक बड़ा बदलाव यह हुआ है कि मोदी के नाम का जो एक ऑरा क्रिएट किया गया था वो खत्म हो गया। वो लोगों ने देख लिया कि उसकी क्या सच्चाई थी, क्या वास्तविकता थी। अब इन सारे मुद्दों पर, इन सारे सवालों पर खुद एनडीए जो पहले सवाल पूछा करता था विपक्षी दलों से, उस पर वो खुद घिरा हुआ नजर आ रहा है और उसके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ बिल्कुल, उसके पास कोई जवाब नहीं है समीर जी। और एक तरीके से जो आपने कहा भी कि भाई अभी तक जो था, जो आप बातें करते थे, अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचा एक तरीके से। और मोदी जी जो है वो सब मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, ये बातें भी जो आनी थी कि सब जगह साहब मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा। बिहार चुनाव भी मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ा। कल इसकी बाकायदा घोषणा जो है वो नीतीश कुमार ने कर दी है कि मोदी जी जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फिर कल हुआ ही है समीर जी कि वो एक कार्यक्रम में तो उन्होंने कहा कि अब आप लोग जो है खूब जिताइए और मोदी जी को जो है मुख्यमंत्री बनाइए। फिर उनको याद दिलाया गया कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ प्रधानमंत्री तो है ही है, प्रधानमंत्री तो है ही है, यानी प्रधानमंत्री तो है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनाया जाना है। वो देखा था हमने भी, हालांकि उसको हम लोग चला नहीं सकते हैं। हाँ, इसका मतलब कि नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि मोदी जी को भाई गुजरात वापस भेजो, बहुत हो गया दिल्ली में, इनको वापस भेजना है। तो वापस कैसे भेज जाएंगे, उसका इंतजाम बिहार से करना है और तभी बिहार से इंतजाम हो जाएगा जब एनडीए हारेगा, यानी बीजेपी पूरी तरीके से हारेगी बिहार में, तभी मोदी जी को गुजरात जाने का इंतजाम नीतीश कुमार करेंगे। ये नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया। तो नीतीश कुमार के बारे में जो कहा जा रहा है कि साहब उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कि वो समझ नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार बहुत सोच समझकर बातें कर रहे हैं, बहुत सोच समझकर ही संदेश दे रहे हैं। कल संदेश दे दिया नीतीश कुमार ने कि भाई मोदी जी का सामान अब दिल्ली से पैक करवा के गुजरात वापस भेजना है। ये है समीर जी। बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प कल का ये संवाद है। और जो उन्होंने एक भाषण में कहा और बाकायदा उनको याद दिलाया गया कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, तो कहे क्या, प्रधानमंत्री तो खैर ही है, इसका मतलब कि वो प्रधानमंत्री है लेकिन अब मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। अब ये नीतीश कुमार ने जानबूझकर कहा, अनजाने में उनसे निकला, लेकिन जब ठीक कराने की कोशिश की गई फिर भी उन्होंने अपने उस बयान को बदला नहीं। खैर, तो ये जो चीजें हैं, लेकिन इधर अब जिस तरह से नेताओं की गतिविधियां बढ़ रही हैं, स्टार प्रचारकों का के दौरे वहां पर लगातार लग रहे हैं, और यहां इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को परेशान कर रखा है, उसका जवाब नहीं मिल रहा है उस तरीके से, उस तरह की घोषणाओं को लेकर। और अगर जवाब दिया जा रहा है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पिछले 20 साल से आपने क्या किया। इधर इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों के नेता भी अब बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार में अखिलेश यादव के भी आने वाले कुछ दिनों में कार्यक्रम है। अयोध्या से, फैजाबाद से जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, उनके भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। पार्टी ने उनको अपना स्टार प्रचारक बनाया है बिहार चुनाव के लिए। अवधेश प्रसाद को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। बिहार में चुनाव हो रहा है, दो चरणों में चुनाव होना है। इसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमें स्टार प्रचारक के रूप में वहां भेजा जा रहा है। और मुझे शेखपुरा में विधानसभा में और इसमें और लखीसराय में, जनपद नवादा में और जनपद गया की विधानसभा इमामगंज और
बहुत गया, पगलागंज, इन विधानसभाओं में, इमामगंज, इन विधानसभाओं में कार्यक्रम हमारे निश्चित हुए हैं। अभी सुबह ही मैंने वहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे हमारी वार्ता भी हुई है और अपने आने की सूचना उनको हमने दी। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं अवधेश प्रसाद। अमलेंदु जी, अभी जो हम लोग नीतीश कुमार के भाषण की चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान अवधेश प्रसाद उस समय फैजाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और अखिलेश यादव उनका प्रचार करने गए थे। उस समय वो, चूंकि अवधेश प्रसाद उस समय विधायक थे, तो उन्होंने उनको कहा कि ये पूर्व विधायक कह दिया। तो फिर अवधेश प्रसाद ने कहा कि अरे साहब मैं विधायक, तुम कहा कि नहीं पूर्व हो जाओगे चूंकि सांसद बनने वाले हो। तो यही बात अब नीतीश कुमार के बारे में कही जा रही है। नीतीश कुमार के मुंह में घी शक्कर कि हम मोदी जी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाकर भेजेंगे वापस। जी, तो सुन लेते हैं उस बयान को। हमारे पास वो क्लिप है जिसको हम आपको दिखा सकते हैं, नीतीश कुमार के भाषण की वो क्लिप जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो शुभकामना दी है। सुनते हैं क्या कहा और किस तरह से उनको करेक्ट कराने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ करेक्शन उसमें किया नहीं। जो इसका मतलब वो जो कहना चाह रहे थे वही सही था। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है। फिर तो ये सुनना आपने, हम एक बार अगर चाहेंगे तो आपको कोशिश करेंगे कि आपको फिर से सुनवाएं अगर नहीं समझ में आया हो। और क्या कहा नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है ही है। तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने कोई करेक्शन उसमें नहीं किया, कोई करेक्शन नहीं किया। और नीतीश कुमार पढ़कर बोल रहे हैं समीर जी, ये भी आप देखिए, मतलब पहले से लिखकर लाए हैं और ये तय करके आए हैं कि नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर भेजना है और 2014 का हिसाब किताब नरेंद्र मोदी से 2025 में पूरा करना है नीतीश कुमार को। ये नीतीश कुमार तय करके आए हैं। तो बिल्कुल साफ समझा सकते हो। रविशंकर प्रसाद भी खड़े हुए हैं, दिखाई पड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं, तो कहेंगे अरे प्रधानमंत्री तो ये है, अब मुख्यमंत्री बनाना है उनको। लेकिन अब समझ में नहीं आया कि मुख्यमंत्री बिहार का बनाना चाहते हैं कि वहां गुजरात का बनाना चाहते हैं। गुजरात का बनाना चाहते हैं। अब फिर से गुजरात भेजना चाहते हैं। गुजरात भेजेंगे और मोदी जी खुद तैयारी कर चुके हैं, वहां बाबा जाते हैं गुजरात। जितना विदेश जाते थे मोदी जी, उतना ही अब गुजरात जा रहे हैं। 30-31 को फिर उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं गुजरात के। लेकिन ये जो बहुत इसको लेकर बनी चर्चाएं हैं सोशल मीडिया पर काफी हावी है, ये काफी वायरल है। और चूंकि इसमें नीतीश कुमार को याद दिलाने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री तो कह रहा है, प्रधानमंत्री तो है ही, यानी है, मैं जान रहा हूं, लेकिन जानने के बावजूद हम उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। खैर, ये क्या ये चीजें हैं और अक्सर इस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार की तरफ से आए हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं होती हैं। लेकिन कई बार यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार कोई भी चीज, कोई भी बयान अनजाने में नहीं देते हैं, उसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल मीनिंग जरूर होती है। बिल्कुल राजनीतिक संदेश होता है और नीतीश कुमार इसी के जरिए अपने राजनीतिक संदेश किसी न किसी तरीके से दे देते हैं। वो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि उन्होंने संदेश दे दिया है। वो क्या संदेश दिया है, जिसको जो संदेश ग्रहण करना हो वो ग्रहण कर ले। लेकिन नीतीश कुमार ने संदेश दे दिया है कि मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री के लायक अब नहीं रहे हैं नरेंद्र मोदी। शायद ये कहना चाहते हैं नीतीश कुमार, चूंकि लिख कर लाए हैं उस पर दृढ़ है कि हाँ अरे प्रधानमंत्री तो है ही है, मुख्यमंत्री बनाना है, यानी ये समझा जा सकता है समीर जी। बिल्कुल ये चीज है। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मोर्चों पर दिक्कतें हैं। एनडीए गठबंधन की ओर से भी तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी जिस होशियारी में थी, जैसा कहा जा रहा था कि वो अपने गठबंधन के सभी घटक दलों पर दबाव बना रही है, अब सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि दबाव
एनडीए के घटक दल मिलकर अब भारतीय जनता पार्टी पर बना चुके हैं और न सिर्फ दबाव बना रहे हैं बल्कि राजनीतिक रूप से काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। चुनाव के बाद क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन ये सारी चीजें जो जमीन पर हैं, धरातल पर, वो दिखाई पड़ रही हैं कि बीजेपी किस तरीके से इन मोर्चों पर फंसी नजर आ रही है। और उधर इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र ने उसको और भी ज्यादा परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि घोषणा पत्र में नौकरियों की बात कही गई है, नौकरियों की गारंटी दी गई है, ओपीएस की बात की गई है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ती जा रही है। खुद उसने खत्म किया है लेकिन उसको वापस लाने की बात कही जा रही है। भरोसा इसलिए भी है क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें रही, विपक्षी गठबंधन की, वहां पर ओपीएस को लाया गया चुनाव जीतने के बाद। हाँ बिल्कुल लाया गया। हिमाचल प्रदेश में उसको लागू किया गया है। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस चल रही है, तो इसी तरीके से यहाँ भी घोषणा की गई है, तो यहाँ भी ओपीएस लागू होगा। तो ये घोषणा कर दी गई तो एक बड़ा काम करेगा। और समीर जी आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में भी ओपीएस ने काम किया था। बिल्कुल काम किया था, जी हाँ। बीजेपी 350 से 250 पे जो आई तो इसीलिए आ गई थी। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इसने काम किया, अच्छे तरीके से काम किया। वो तो चुनाव आयोग की मेहरबानियां और बीजेपी की कुछ रणनीतियां, उसकी वजह से 2022 में वो परिणाम नहीं आए जो आने चाहिए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को जबरदस्त उसमें उछाल आया था। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये यहाँ भी काम करता हुआ निश्चित तौर पर दिखाई देगा समीर जी। और इनके जो घोषणा पत्र के बारे में सीपीआई-एमएल के नेता हैं, महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनको भी सुनते हैं क्या उन्होंने कहा है, क्या रणनीति है इंडिया गठबंधन, और जो घोषणा पत्र में गठबंधन ने बातें कही हैं उनको किस तरीके से लागू किया जाएगा चुनाव जीतने के बाद। आपके बीच में ये जो संकल्प पत्र है, आपने देखा कि एक हमारी जो मैनिफेस्टो सब कमेटी बनी थी, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी चर्चा करके, राय मशविरा करके ये संकल्प पत्र तैयार हुआ है। तो मेरे ख्याल से बिहार में जो बदलाव की आकांक्षा है लोगों में, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के लंबे समय से लोग लड़ रहे हैं, वो जो संघर्ष के मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जो काफ़ी स्थापित है, लोकप्रिय है, आप कह सकते हैं कि उन्हीं मांगों का एक ये संकलन है। बिहार के किसान पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं कि यहाँ कोई मंडी व्यवस्था को जो ख़त्म कर दिया नीतीश जी ने, वो फिर से चालू हो, किसान को फसल की सही कीमत मिले, वो मांग यहाँ है। बिहार के बटाईदार अपने खेती की सुरक्षा के लिए, बटाईदारों के रजिस्ट्रेशन के लिए, पहचान पत्र के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसमें है। बिहार के तमाम नौजवान जो सुरक्षित रोजगार के लिए, स्थायी रोजगार के लिए, सम्मानजनक वेतन के लिए लड़ रहे हैं, वो मांग इसके अंदर है। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी है पूरे देश के पैमाने पर, पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसको फिर से बहाल करने के लिए लोग हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, वो मांग इसमें है। पूरे बिहार में जो सामाजिक बात है, एक नई बात इसमें आप देखेंगे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, हमारी तमाम उस दिशा में एक मजबूत कदम है। और पूरे बिहार से उम्मीद करते हैं कि लोगों का भरपूर समर्थन इस घोषणा पत्र के लिए, इसको लागू करवाने के लिए और नई सरकार। तो ओपीएस से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं गठबंधन के नेता भी और है भी, और जिन राज्यों में जहां इसको पहले घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया गया वहां पर जीत हासिल हुई कांग्रेस पार्टी को और चुनाव में फायदा हुआ, तो निश्चित तौर पर बिहार में भी इसका असर दिखना तय है, ये माना जा रहा है। और इधर बीच एक और फैक्टर इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा मजबूत फैक्टर माना जा रहा है अमलेंदु जी, है तो पार्टी छोटी सी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी जिसके नेता आईपी गुप्ता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि छोटे छोटे पॉकेट्स में पूरे बिहार में उनका काफी असर है और वो इंडिया गठबंधन के लिए एक मजबूत एक पिलर बने हुए हैं। आईपी गुप्ता, हाँ बिल्कुल एक मजबूत पिलर बने हुए हैं और छोटा पार्टी जरूर है समीर जी, लेकिन वो ट्रांसफर की क्षमता बहुत बड़ी है। तो सवाल यही होता है कि वो ट्रांसफर कौन कितना करा सकता है, तो वो ट्रांसफर कराने की क्षमता उनके अंदर है और वो बहुत मजबूती के साथ बात रख रहे हैं। और अभी पिछले अप्रैल में ही उन्होंने गांधी मैदान को भरना बड़ा कठिन काम होता है बिहार का, लेकिन उन्होंने भरा था अपनी पार्टी के दम पे। तो उनके समाज में उनको लेकर काफी ज्यादा एक तरह से कहा जाए सहानुभूति भी है, उत्साह भी है। इंजीनियर आईपी गुप्ता जो है वो काफी मजबूती के साथ डटे हुए, कल वो भी कांग्रेस पार्टी में पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, कांग्रेस से अलग होकर फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और शायद वो इंक्लूसिव जो जोड़ा उन्होंने
अपनी पार्टी में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, तो वो इंडिया गठबंधन में जो इंडियन इंक्लूसिव है उससे शायद निकाल कर जोड़ा होगा, ये समझा जा सकता है। तो ये उनका, तो हम उनको भी सुन सकते हैं कि कल उन्होंने क्या कहा था। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईआईपी के नेता आईपी गुप्ता ने। दोस्तों, बिहार बदलने वाला है। एक नौजवान मुख्यमंत्री का बिहार इंतजार कर रहा है और वो नौजवान मुख्यमंत्री अपने विजन के साथ ये घोषणा पत्र लाया है। बिहार आने वाले दिनों में कैसे बदलेगा उसका एक प्रारूप है, एक रोड मैप है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 20 दिनों के अंदर एक प्रतिज्ञा पत्र है, एक प्रण है तेजस्वी का। और आप देखेंगे कि बिहार किस तरह इस घोषणा पत्र के साथ, इस प्रण के साथ बदलेगा और बिहार बदला जा सकता है। वनवास खत्म होने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और एक नया बिहार का रोड मैप आपके सामने है। मैं आईपी गुप्ता खुशनसीब समझता हूं कि इस प्रण के साथ मैं तेजस्वी जी के साथ हर पल खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये आईपी गुप्ता आईआईपी यानी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और बड़ा इनके समर्थन को बड़ा एक महत्वपूर्ण माना जा रहा है इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए। और उस घोषणा पत्र का ये भी जिक्र कर रहे हैं जो कल जारी किया है इंडिया गठबंधन ने और जिसको लेकर एनडीए गठबंधन में जबरदस्त बेचैनी देखी जा रही है। हाँ बिल्कुल, जबरदस्त बेचैनी जो है देखी जा रही है एनडीए में। इंडिया गठबंधन ने जो घोषणा की है उसके बाद से ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी, और ये बिल्कुल सही बात है कि जिसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन ने मजबूती के साथ एकजुट होकर एक विजन के साथ जो है वो अपना मैनिफेस्टो रखा है। और देखिए अब होता क्या है कि मैनिफेस्टो लोग बना के और फेंक देते हैं, जैसे बीजेपी का संकल्प पत्र आता है फिर वो मोदी जी को याद नहीं रहता कि क्या कहा था। लोकसभा चुनाव में भी आया बीजेपी का संकल्प पत्र, लेकिन वो पूरे चुनाव पर चलता रहा क्या, मंगलसूत्र और भैंस चोरी, यही चलता रहा, उस पर बात ही नहीं हुई। और अगर बात भी हुई तो जो इंडिया गठबंधन का जो आया था उसमें कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया था बात उस पर होती है, मुस्लिम लीग का है, और बाद में फिर बहुत सी चीज़ें लागू करने की कोशिश की गई। तो ये इधर समीर जी एक घटना हुई थी महाराष्ट्र में जो आपको याद होगा, हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की थी कि एक महिला डॉक्टर थी, उसने 2 पुलिस के अधिकारियों पे आरोप लगाते हुए खुद की जान ले ली थी। उसके परिवार से राहुल गांधी ने बातचीत की और वहाँ के महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के हर्षवर्धन सपकाल, वो उनके परिवार से मिले जाकर और उन्होंने फ़ोन पर उनसे बातचीत की है राहुल गांधी ने। जी, तो उसका एक वीडियो जारी किया है, उसको देखते हैं कि क्या बातचीत की है। और ये एक महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा मामला है जिसको वहाँ पर विपक्षी पार्टी उठा रहे हैं और इसको लेकर राज्य सरकार घिरी हुई है। उस मामले में बीजेपी के कुछ नेताओं का भी नाम आ रहा था जिसमें एक पुलिस वालों पर उस महिला डॉक्टर ने आरोप लगाए थे और फिर सुसाइड कर लिया था। देखते हैं क्या बात की है परिवार के लोगों से और ट्वीट किया है कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी ने जो बात की है कि महाराष्ट्र के सतारा में महिला डॉक्टर ने बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। आज नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने उनके परिवार से फोन पर बात कर उन्हें न्याय दिलाने का विश्वास दिलाया है। इस दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानशिप भी वहां मौजूद रहे। उनके साथ महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ वो समाज में महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हम उनके परिवार के साथ हैं, हर कीमत पर न्याय दिलाकर रहेंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्वीट किया है। तो इसको लेकर ये बड़ा मुद्दा ये रहा अमलेंदु जी, लेकिन ये यहां पर सवाल भी ये उठे कि महाराष्ट्र में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं होती। इस तरह की घटना कहीं और हो रही है तब फिर वहां पर क्या कुछ होता है। ये वहां की जो तस्वीरें हैं उनके परिजनों से मिल रहे हैं कांग्रेस के नेता और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नमस्कार। क्या हो रहा है भैया? पिताजी बोल रहे हैं। पिताजी बोल रहा है। बताइए हिंदी में आते मराठी में बोलिए। मराठी बोला तुम्ही. अन्याय पाहिजे बघा, माझ्या मुलीवरती अन्याय केलाय
त्या अन्यायाचा न्याय मला त्या ठिकाणी त्या जे आमचे जे गुन्हेगार आहेत त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी हीच माझी एवढीच फक्त मागणी तुमच्याकडे, मला न्याय द्या. ये जो गुनेगार है नाही एक नाही बरेच आहेत, ते साखळीच आहे त्यांची. बहुत ज्यादा है और वो चेन है एक. कितने लोग हैं उसमें? साथ में तो उन्होंने जो मेंशन किया हुआ है सुसाइड बॉडी पे, और बाकी लोग जो है उसने पहले उसमें एक लेटर में सबके नाम नमूद किए हुए वहाँ पे. तो हमारी ऐसी मांग, जब तक ये SIT नहीं होगा ना तब तक ये आगे नहीं चलने वाला है. तो मुझसे आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ आपके? सर आप हमारी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी ये SIT स्थापन कीजिए ताकि एक केस आगे बढ़े जल्द से जल्द. वो जो लेटर है ना वो उसने लिखा था, उसकी मांग कोई उसका असली सुसाइड नोट, उसकी बड़ी बहन बोल रही हूँ, वो जो नोट है ना उसने लिखा हुआ, पहले वाला जो लेटर लिखा था उसने, वो RTI तक गई थी उसके लिए, वही उसका असली सुसाइड नोट समझ लीजिए. अच्छा. तो ये SIT कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे सर. अब तक 8 दिन हो चुके, बट अब तक कुछ भी नहीं हुआ है. तो हमें ऐसा डाउट है कि तब तक ये लोग सब एविडेंस सब डिलीट कर देंगे. तो हमारी बस यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज आप SIT के लिए थोड़ा सा जल्दी कीजिए. मैं दबाव डालता हूँ थोड़ा, ठीक है? यूथ कांग्रेस की भी उदयभान भी आए हुए, महिला कांग्रेस भी आई है, तो ये सब मिलकर इसको. जी सर. तो ये महिला डॉक्टर के परिजनों से बात की राहुल गांधी ने. वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ये तमाम नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन बड़ा एक कानून व्यवस्था को लेकर, बहुत गरीब परिवार से वो महिला डॉक्टर आती थी और जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में उसको अपनी जान देनी पड़ी है उसको लेकर सरकार घिरी हुई है, सरकार की पूरी कानून व्यवस्था घिरी हुई है कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है. लेकिन चर्चा इसकी नहीं हो रही है. और इस तरह के मामले अगर किसी दूसरे राज्य में होते, यानी गैर NDA शासित राज्यों में होते, तो अब तक ये पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका होता, क्योंकि ऐसा कई बार देखने को मिला है. हाँ बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका होता और यहाँ नहीं बना है. और बल्कि बचाने का प्रयास जो वो किया जा रहा है अपराधियों को, ये समझाया जा रहा है समीर जी. तो ये आप समझ सकते हैं कि अपराधियों को बचाने का प्रयास कौन कर रहा होगा, क्यों कर रहा होगा. एक बड़ा मुद्दा ये बन सकता है और यहाँ बीजेपी खामोश है. पश्चिम बंगाल चले जाए राहुल गांधी, ये तो बड़ा बड़ा पूछा जाता है. महाराष्ट्र मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं, अमित शाह क्यों नहीं जा रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ रहा जंगल राज कैंडल मार्च और कैंडल मार्च कुछ दिखाई नहीं पड़ रही. ये जंगल राज दिखाई नहीं पड़ रहा महाराष्ट्र का किसी को भी, ना मीडिया को दिखाई पड़ रहा है ना बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है. तो यही सवाल उठते रहते हैं. बिल्कुल ये सवाल उठ रहे हैं और ये महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था को चुनौती देती हुई एक बड़ी घटना है और इस तरह की कई घटनाएं लगातार होती दिखाई पड़ रही हैं. और बात इधर एक बार फिर लौटे अगर बिहार में, तो बिहार में आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की 2 सभाएं हैं, संयुक्त सभाएं. इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र ने परेशान किया हुआ है NDA गठबंधन को, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को. जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उनसे यह भी स्पष्ट है कि NDA के पास इस तरह की कोई योजना नहीं है. और उद्योग लगाने की बातें तो गृह मंत्री अमित शाह ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में उद्योग लग ही नहीं सकता क्योंकि वहां जमीन ही नहीं. हाँ वहां जमीन ही नहीं है, लेकिन मोदी जी के मित्र को देने के लिए 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन है. जी हाँ, मोदी जी के मित्र को 1 रुपए में मिल जाएगी 1000 एकड़ जमीन, लेकिन उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, वो गुजरात में लगेंगे. तो ये गुजरात भी एक बड़ा मुद्दा बिहार में अब समीर जी बनता चला जा रहा है कि किस तरीके से बिहार के जो उद्योग हैं वो उठाकर ले जाए जा रहे हैं गुजरात, और बिहार के लोगों को मजदूर बनाने की कोशिशें जो हैं वो बीजेपी किस तरीके से कर रही है. बिल्कुल. और बीजेपी सवाल पूछ रही कि ये लोग इसको लागू कैसे करेंगे, खासतौर पर जो OPS का मामला है या फिर जो हर परिवार से नौकरी देने का मामला है, उसको लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि इसको कैसे लागू किया जाएगा. बताया है तेजस्वी यादव ने इसको कैसे लागू किया जाएगा. सरकार बनने के 20 दिन के भीतर इसको कानून बनाकर लागू किया जाएगा. यानी एक तरीके से ये वादा जो है घोषणा पत्र में किया गया वादा एक गारंटी है. सुनते हैं तेजस्वी यादव ने क्या बताया है, जवाब क्या दिया है कि इन तमाम घोषणाओं को हम कैसे लागू करेंगे. लोगों ने जो घोषणा की है ये प्रण हम लोगों का है, इसको हम लोग जो है मिलकर के जो है पूरा करेंगे. और साथ ही साथ जो है इसमें बड़ी घोषणाएं जो है हम लोगों ने की है. अब देखिएगा, संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी, कर्मचारियों को तो हम लोग जो है स्थायी करेंगे. साथ ही साथ OPS जो है
ओल्ड पेंशन जो स्कीम जो था वो जो है हम लोग लागू करने का काम करेंगे। और खास तौर पे पत्रकार भाइयों के लिए कमिश्नरी वाइज जो है, प्रमंडलीय वाइज प्रेस क्लब जो है वो बनाया जाएगा। और उसके बाद जो है लोगों के लिए पत्रकार हॉस्टल का भी निर्माण जो है हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। तो इसमें आप देखिएगा हर एक चीज सब लोगों के लिए है। और जो ट्रांसफर पोस्टिंग जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारी अस्पताल में जितनी नर्सेज होती हैं वो हो या टीचर्स होती है, उन सबको 70 किलोमीटर के अंदर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग जो है हम लोग कराने का काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं सभी को परमानेंट कर दिए, क्यों नहीं 30,000 वेतन तय किया? गिरिराज सिंह ने कहा कि 3 साल मुख्यमंत्री आप रहे, क्यों नहीं परमानेंट कर दिए? 17 महीने 18 महीने में जितना काम हुआ गिरिराज सिंह आज तक अपने जीवन में नहीं किए। नीतीश कुमार जी समझे? जो भी सारी चीजें हैं, भाषा भी है, सब लोग हर पॉइंट को आपने बेहतर तरीके से निकाला है। लेकिन विपक्ष यानी कि एनडीए ये पूछ रहा है कि ये सब करेंगे कैसे, पैसा कैसे आएगा, वो पूरा ब्लूप्रिंट नहीं बता। वो अपना बताए हैं, उनका तो घोषणा ही पत्र नहीं आया। पहले उनसे तो पूछो कि घोषणा पत्र कब आएगा। कुमार जी ने सर एक बड़ा तो ये अपने आप में बड़ा मामला दिलचस्प है कि आप घोषणा कर नहीं रहे हैं और जो घोषणा कर रहा है, जो वादा कर रहा है, जो बता रहा है कि हम इसको कैसे लागू करेंगे, उससे आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये लागू कैसे होगा। तो ये इस बात को भी दिखा रहा है अमलेंदु जी कि किस तरीके से क्या एक रोड मैप है, क्या अगले 5 साल के लिए क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं एनडीए गठबंधन के पास। हाँ बिल्कुल, एनडीए के पास क्या योजनाएं हैं इसको नहीं बता पा रहे हैं। और समीर जी, अमित शाह ने जो है वो एक घोषणा कर दी है महाराष्ट्र में और उस घोषणा का असर पड़ेगा बिहार में। और वो घोषणा क्या है? अमित शाह ने घोषणा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में किसी भी बैसाखी की जरूरत नहीं है, यानी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की आवश्यकता नहीं है। ये साफ तौर पर घोषणा कर दी है। इसका असर अब सीधा सीधा पड़ेगा बिहार के चुनाव पर। बिहार के चुनाव में भी यही बात हो रही है कि बीजेपी को नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत नहीं है, ना दिल्ली में जरूरत है, सांसद तोड़ लेंगे शायद ये सोच रहे हैं, बिहार में भी ऐसा ही कर लेंगे शायद ये सोच रहे हैं। चिराग पासवान के जरिए काम किया ही जा रहा है, ये भी सोचने में आ रहा है। तो अब नीतीश कुमार सतर्क हो गए, इसलिए नीतीश कुमार जो है अब वो प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री बनाने पर तुल गए हैं और लगता है कि इस बार नीतीश कुमार कामयाब हो ही जाएंगे नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनवाने में। जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि उनको महाराष्ट्र में किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। वहां भी बैसाखी वाली सरकार है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकारें कम है, ज्यादातर पर बैसाखी की है। और बिहार में तो खैर वहां पर मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही है, लेकिन बीजेपी वहां बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार में मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सरकार में उसका पूरा प्रभाव है। यह बयान निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में तो आशंकाएं वैसे ही जताई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को बनाएगी नहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन का, इसीलिए कोई घोषणा भी नहीं की गई है। लेकिन महाराष्ट्र के जरिए स्पष्ट कर दिया गया है कि अमित शाह चाहते क्या है। और इसके पहले भी अमलेंदु जी अमित शाह ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वहां बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये विधायक लोग तय करेंगे, इसके पहले और जगह नहीं करते। यानी स्पष्ट कर चुके हैं, बार बार हिंट दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं होंगे। अगर एनडीए चुनाव जीतता भी है तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हाँ बिल्कुल, ये साफ संकेत दे चुके हैं और ये नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं और बाकी जनता भी समझ रही है कि अगर एनडीए जीतता भी है तो नीतीश कुमार किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। हालांकि जो मोदी जी की विरोधी लॉबी है बीजेपी के अंदर, वो जोर देके कह रही है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार थे और हैं, लेकिन नहीं रहेंगे नहीं। हाँ, और इसीलिए अब वहां पर जब से ये यहाँ सीटों का तालमेल हुआ है, उसकी घोषणा हुई है, तभी से नीतीश कुमार और बाकी जो गठबंधन के घटक दल हैं उनका जो एक अलग उनका गठबंधन बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता हैं, जिसका जिक्र अमलेंदु जी कर रहे हैं। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने तो चुनावी सभा में साफ तौर पर कह दिया
कि नीतीश कुमार ही थे मुख्यमंत्री और हैं भी और आगे भी रहेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। और अमित शाह जो एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सर्वे सर्वा है भारतीय जनता पार्टी में, वो बार बार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अब उन्होंने महाराष्ट्र के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया, उसके बाद उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, बाद में उनको हटाकर डिप्टी सीएम बना दिया गया। यह कहा भी जा रहा था कि यही सारी चीजें दोहराई जाएंगी, बिहार में दोहराई जा भी रही हैं, अभी तक के सारे स्टेप उसी तरीके से दोहराए जा रहे हैं। और अब यह स्पष्ट कर दिया है कि यह सब करने के बाद हम अगर ज्यादा सीटें जीत गए तो फिर आपको हम पूरी तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे और आपकी पार्टी से ही जो कमी रहेगी वो हम विधायक तो तोड़ ही लेंगे। हाँ, यही संदेश तो है, यही साफ तौर पर संदेश है। तो इसलिए अब नीतीश कुमार को अगर अपनी पार्टी बचानी है, अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाना है, तो बीजेपी को हराना जो है वो उनका पहला लक्ष्य होना चाहिए, और है भी, शायद वो दिखाई भी पड़ रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। इधर समीजी महागठबंधन जिस तरीके से एकजुट होकर बढ़ रहा है, जिस तरीके से उसने घोषणा की है, अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं की हैं। राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं, 2 सभाएं हैं उनकी, हम लोगों ने बताया ही। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने भी थोड़ी देर पहले सामाजिक न्याय को लेकर जो उनका संकल्प पत्र है उसमें क्या प्रण लिए गए उसको लेकर एक ट्वीट किया है, वो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, उसमें लिखा है उन्होंने संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कि बिहार में अब आएगा सच्चा सामाजिक न्याय व उत्थान, आरक्षण की सीमा बढ़ेगी, मिलेगा अति पिछड़ा वर्ग को सम्मान, SC ST समुदायों को मिलेगी अनुपातित नुमाइंदगी, सभी वर्गों के अधिकार होंगे सुरक्षित सुनिश्चित, बदलेगी सबकी जिंदगी। अब वक्त है बदलाव का, बिहार का स्वाभिमान फिर जगाने का, वक्त है महागठबंधन का न्याय संकल्प दोहराने का, सामाजिक न्याय पर हमारे प्रण के कुछ अंश, वो उन्होंने घोषणा पत्र का एक उसका कवर पेज उस पे पेस्ट किया है, उसको टैग किया है अपने इस ट्वीट में। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और भी है अमलेंदु जी, जो एनडीए गठबंधन के भीतर भी जबरदस्त तरीके से उसने उथल पुथल मचा रखा है उस मुद्दे ने, वो है बिहार की अस्मिता। बिहार वर्सेस गुजरात इस चुनाव में बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, पूरे एनडीए को नहीं, बीजेपी को खासतौर पर। बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है, और यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो बीजेपी मतलब जो एनडीए के अंदर भी गुजराती लॉबी को लेकर बहुत ज्यादा विरोध है, और बीजेपी के अंदर भी गुजराती लॉबी को लेकर बहुत ज्यादा विरोध है, ये समझ में आ रहा है। तो ये अब कितना चुनाव पर असर डालेगा ये देखा जाएगा। इधर बहुत से लोग बागी एकदम हो चुके हैं, जैसे RK सिंह हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे, वो खुलकर जो है बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन सा बीजेपी का जो अपराधी है, अपराधी प्रवृत्ति का, उसको वोट मत दो। सीधे सीधे वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी, उनके ऊपर हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं, रोज अपना कोई ना कोई एक वीडियो जारी कर देते हैं अपने फेसबुक पेज पर। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है, और जो कहा जाता था साहब अनुशासित पार्टी है और बहुत, वो सारा अनुशासन तार तार हो रहा है, और इतना तार तार हो रहा है अनुशासन कि अमित शाह को खुद जो है वो छोटे छोटे जो प्रत्याशी सब खड़े हुए हैं उनको खुद मनाना पड़ रहा है या धमकाना पड़ रहा है, जो भी समझे वो करना पड़ रहा है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री को आकर खुद इसकी कमान संभालनी पड़ रही। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के और एनडीए के अंदर कितनी परिस्थितियां खराब हो चली हैं। जी बिल्कुल, एनडीए के भीतर क्या कुछ चल रहा है ये इससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी के तमाम प्रत्याशी अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और सीधे अपनी पार्टी के लोगों को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं RK सिंह, बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, गृह सचिव रहे हैं भारत के, बिहार कैडर के IAS थे, बिहार के ही रहने वाले हैं। वो लगातार एक न एक बयान दे रहे हैं और उन लोगों को वोट न देने की अपील कर रहे हैं जिनके खिलाफ तमाम केसेस चल रहे हैं, गंभीर केस चल रहे हैं, उनमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी भी शामिल है। और इधर राजीव प्रताप रूडी जैसे तमाम लोग, बड़े वरिष्ठ लोग, वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके साथ बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं दिख रहा है। और अमित शाह एक बार फिर संकेत दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में बैसाखी की जरूरत नहीं है, और शायद ये बताना चाह रहे हो कि फिर बिहार में भी हम चाह रहे हैं कि हमें कोई बैसाखी नहीं चाहिए। यानी एक बार फिर वो कहना चाह रहे हो बीजेपी के नेताओं की वो बात जो बीजेपी के नेता ये कहे कि हमें अटल जी का सपना पूरा करना है।
हाँ, तो अटल जी का सपना तो पूरा नहीं होगा समीर जी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेगा, यही काफी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने घोषणा कर ही दी है कि अब मोदी जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो है राहुल मैदान में कूदे हैं, और इस तरीके से देखा जाए तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है समीर जी कि ये किस तरीके से अब मोदी जी के खिलाफ मामला बिहार में बनना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, और इसको बड़ा दिलचस्प मोड़ पर इस समय बिहार का चुनाव, विधानसभा चुनाव पहुंच गया है। लेकिन इन सब के बीच इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र ने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है कि उससे बेहतर कुछ बताए। और बीजेपी एनडीए पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 20 साल का बिहार का और 10-11 साल का केंद्र सरकार का जो परफॉर्मेंस है, उसमें उस घोषणा पत्र में की तरह से अगर कोई वादे करते हैं तो वो फिर वादे एक तरीके से जुमले जैसे दिखाई पड़ेंगे। उन पर सवाल उठेंगे कि आपने अभी तक क्या किया। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत कुछ अभी है, और राहुल गांधी की, तेजस्वी की अब से कुछ देर के बाद वहां 2 जगहों पर उनकी रैलियां हैं, संयुक्त रैली हैं, वो शुरू होने वाली है। चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। बने रहिए डीबी लाइव के साथ तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।